हेलो एवरीवन। इसमें हम कवर करेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर और आज का टॉपिक होगा सेकंड ओपियम वॉर। सेकंड ओपियम वॉर। अच्छा, ओपियम मतलब होता है अफीम, और दो अफीम का युद्ध हुआ था, यानी दो ओपियम वॉर हुआ था। एक जो है वो हमने कवर कर लिया है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इसमें हम कवर करेंगे सेकेंड पार्ट, मतलब सेकेंड ओपियम वॉर जो हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इसके बैकग्राउंड के बारे में जानना होगा। जैसा कि फर्स्ट ओपियम वॉर हुआ था, तो उसमें उसके अंतर्गत एक संधि हुई थी, नानकिंग की संधि, जैसा कि हमने पहले देखा था। ठीक है, एक ट्रीटी हुई थी, यानी संधि हुई थी, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ नानकिंग। ठीक है, नानकिंग की संधि। नानकिंग की संधि के अंतर्गत सारा जो बोझ है, जो क्षतिपूर्ति का या जो जिम्मेदारी थी, वो अंग्रेज ने क्या किया, चीनी लोग के ऊपर सारा बोझ डाल दिया। यानी कि जितना भी नुकसान हुआ था सब देना पड़ेगा चाइना को, और भी बहुत सारी जो बर्डन्स थे उसके ऊपर लाद दिया गया। तो यह चीन के लिए काफ़ी अपमानजनक सिद्ध हुआ, और चीन के मन में हमेशा एक विचार रहा कि हम बदला लेंगे। ठीक, और दूसरी तरफ जो ब्रिटेन है, उनके मन में एक मंशा है कि उनको तो काफ़ी हद तक चाइना में आने का सुविधा मिल गया था, लेकिन इनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अब ये और ज़्यादा पाना चाहते थे। एक तो चीन वैसे ही इनसे शुभ हैं, और एक जो ब्रिटिश लोग थे वो और भी ज़्यादा पाना चाहते थे, और भी आगे तक जाना चाहते थे चीन में। तो इसी वजह से पृष्ठभूमि तैयार होता है सेकेंड ओपियम वॉर का, द्वितीय अफीम युद्ध का पृष्ठभूमि यहीं से तैयार होता है। तो जैसा कि हमने पहले कहा था कि किसी भी लड़ाई का, किसी भी युद्ध का एक कारण नहीं होता है, बहुत सा कारण होता है। तो इसका भी कुछ कारण है, तो हम इसका कारण देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि इसका जो एक रीज़न है उसमें राजनीतिक कारण सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो यूरोप के साम्राज्यवादी राज्य में उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए शक्ति का प्रयोग कर रहा था, और एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो अपने साम्राज्यवादी विचारधारा के थे, और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए काफ़ी मंसूबे बना रहे थे, और उसी के तहत वो लोग यहाँ युद्ध करते हैं। ठीक, और सेकंड पार्ट जो है वो है चीन और पाश्चात्य शक्तियों में मतभेद। चीन और पाश्चात्य शक्तियों बोलने का मतलब है कि यूरोपियन शक्ति, जहाँ भी पाश्चात्य है बुक में, तो समझ लेना ये यूरोप के बारे में बोला जा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में बोला जा रहा है। तो इसमें जो कहानी है, एक्चुअली बात हुआ कि एक जहाज़ था जो कैंटन बंदरगाह पे खड़ा था। अच्छा, कैंटन बंदरगाह के बारे में एक एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ। कैंटन बंदरगाह एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कहाँ है, तो यह चीन में है। ठीक, चीन का काफ़ी फेमस बंदरगाह है कैंटन बंदरगाह। तो एक जहाज़ खड़ा था कैंटन बंदरगाह पे, और वो आया हुआ था हांगकांग से। ठीक है, एक जहाज़, ये है कैंटन बंदरगाह, और ये है हांगकांग का जो बंदरगाह है वो। और यहाँ एक जहाज़ खड़ा हुआ था, और वो आया था, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था हांगकांग बंदरगाह से। अच्छा, ये हांगकांग जो है उस समय ब्रिटिश के अधीन था। फर्स्ट ओपियम वॉर के समय ये जो हांगकांग बंदरगाह है वो ब्रिटिश के पास चला गया था, तो ये अभी ब्रिटिश के पास ही है सेकेंड ओपियम वॉर के समय। तो ये ब्रिटिश के अंतर्गत था, अधीन था, और यहाँ से जो जहाज़ आया वो यहाँ खड़ा था, और जो चीनी लोग हैं, चीनी जो सैनिक हैं, वो इस जहाज़ को अपने कब्जे में ले लेते हैं, और यहाँ के जो नाविक थे, जो कैप्टन थे, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्योंकि सिर्फ रीज़न यही था कि हांगकांग बंदरगाह से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, पंजीकरण हुआ है, और हम इसे नहीं मानेंगे, ऐसा कहना था चीनी लोगों का। क्योंकि हांगकांग बंदरगाह अभी ब्रिटिश के अंतर्गत था, तो इसी वजह से लड़ाई शुरू होती है। ये भी कारण था एक्चुअली।
आई थिंक ये चीज़ टॉपिक समझ में आया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इसका PDF भी ले सकते हैं और पहले वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। कैथोलिक पादरी को प्राणदंड, ठीक है। तो इसके पीछे इसका जो इसमें जो कहानी है वो है कि चाइना और फ्रांस के मध्य एक समझौता हुआ था। समझौता ये हुआ था कि फ्रांस से कोई भी पादरी, यानी कोई भी पादरी जाकर चाइना में अपना धर्म प्रचार कर सकता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि यहाँ का एक पादरी चाइना में धर्म प्रचार कर रहा था और उसी समय उसको पकड़ लिया जाता है और उसको फांसी दे दिया जाता है। इससे फ्रांसीसी लोग काफ़ी हर्ट होते हैं और उनके मन में एक असंतुष्टि की भावना जाग जाती है, और फ्रांसीसी और ब्रिटेन, जो कि पहले से इनका दुश्मन था, दोनों एक साथ मिल जाते हैं और यह लड़ाई शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है मंचू सरकार। जब यहाँ से एक बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जब अफीम युद्ध हो रहा था तो उस चीन का सम्राट कौन था, तो मंचू, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बनता है यहाँ से। तो मंचू सरकार की अप्रसन्नता, ब्रिटिश लोग मंचू सरकार से बहुत ही अप्रसन्न थे। ब्रिटिश लोग का एक तरफ यह ये कोशिश था कि चाइना में हम और अधिक सुविधा प्राप्त करें, और मंचू सरकार जो है वो समझ गई थी कि अगर चाइना में अगर ये लोग ब्रिटिश लोग आ जाते हैं तो इनका राज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसका राज खतरे में पड़ जाएगा। तो इसमें इन दोनों में काफ़ी मतभेद होता था, मंचू सरकार और ब्रिटिश में काफ़ी मतभेद था, और यही युद्ध का कारण बना बाद में। और लास्ट में युद्ध होता है 1856 में। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सेकेंड ओपियम वॉर कब होता है, 1856 में। तो 1856 में फ्रांस और ब्रिटेन दोनों एक साथ मिलकर लड़ाई करते हैं चाइना से। ये चाइना है और ये फ्रांस और ये ब्रिटेन। फ्रांस क्यों लड़ाई कर रहा है हमने आगे देखा था, इसके पादरी को मार दिया गया था, और ब्रिटेन तो है ही, और ये दोनों हमला करते हैं और चीन के काफ़ी बंदरगाह और काफ़ी जगहों पे ये दोनों कब्जा कर लेते हैं। और चीन का एक काफ़ी फेमस जगह है पिकिंग, यहाँ तक वो लोग पहुँच जाते हैं। और अंत में जब चाइनीज़ को लगा कि अब हम ये युद्ध नहीं जीत सकते हैं, युद्ध आगे तक चला तो सिर्फ हमारा ही नुकसान होगा, तब ब्रिटिश और चीन के बीच एक संधि होता है, एक ट्रीटी होता है, जिसका नाम था पिकिंग की संधि या ट्रीटी ऑफ पिकिंग। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि पिकिंग की संधि कब होती है। और जब संधि का बात अगर करें तो एक मैं ये भी बता दूं, नानकिंग का संधि। नानकिंग का संधि कब होता है, नानकिंग का संधि होता है प्रथम अफीम वॉर के बाद, ठीक, जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था। और पिकिंग की संधि के अनुसार कुछ शर्तें रखी गई थी, जैसा कि नानकिंग की संधि में शर्तें थी, इसमें भी कुछ शर्तें रखी गई। कोई भी संधि होती है तो उसमें कुछ शर्तें रखी जाती है। तो इसमें जो शर्तें रखी गई थी वो है चीन का 11 बंदरगाह जो है, बहुत इंपॉर्टेंट जो बंदरगाह था, 11 बंदरगाह, वो विदेशियों को दे दिया जाएगा, यानी अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस आदि देशों के जहाज यांगसी नदी में आवागमन कर सकते थे। यांगसी नदी चाइना की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। क्वेश्चन भी आता है यांगसी नदी कहाँ की है, तो चाइना की है। सबसे बड़ी नदी चाइना की कौन सी है, तो यह यांगसी नदी है। यहाँ से इतना क्वेश्चन बन सकता है। तो इन सब देशों के जहाज यहाँ बिना रोक टोक के आ सकते थे। नेक्स्ट है यूरोपीय देशों के राजदूत पैकिंग में रह सकते हैं, इसकी अनुमति मिल गई। और वो सभी विदेशी जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वो भी चीन आने जाने लगे, ये बहुत बड़ी बात थी। चीन में कोई भी आ सकता था। ईसाई धर्म का प्रचार अब चीन में किया जा सकता था, ठीक है। फ्रांस के पादरियों को अधिकार मिल गया को वो लोग बिना रोक टोक के उसमें घूम सकते हैं चाइना में। आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक वो कवर करेंगे, और तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।